पैदा करते हैं। सबसे ज्यादा किसानों के ही बच्चे देश की सरहद पर वो हैं जिनको आपने बहुत धन्यवाद कि आपके आते ही मुझे बोलने का मौका मिला। देश की सरहद पर मुस्तैद अपने वतन की हिफाजत के लिए जान कुर्बान करने को हर वक्त तैयार उन वीर जवानों, रणबांकुरों, जांबाज सेना के जवानों को इधर बैठे हुए हम गद्दार लोग, जो कुछ ही गद्दार बचे हैं, और उधर बैठे हुए देशभक्तों की तरफ से अपनी कृतज्ञता, एहसान जाहिर करते हुए अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। हाँ, नहीं, कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं लिख लेंगे। कोई अनपार्लियामेंट्री। आप जितनी देर उनको टोका कोई बात नहीं, उतना लंबा खींच। अरे नहीं, उधर चले जाएं, देशभक्त हो जाएंगे। जब तक इधर बैठे हैं तब तक गद्दार हैं। उधर चले जाइए बिदोड़ी साहब, आप देशभक्त की तरफ जाइए। ठीक कर लीजिए। अब आपने देखिए, ये जो भी असंसदीय होगा उसको निकाल देंगे। ये जो जवान हैं, देखिए, ये जो जवान हैं, जितने आपके हैं उतने मेरे भी हैं। लेकिन आप चाहे मीडिया हो, चाहे अखबार हो, चाहे और कोई प्रचार का जरिया हो, ऐसे कहते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि जैसे आप ही उनके हमदर्द हैं, हम नहीं हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो आज जगह जगह किसान लोग बैठे हैं, वो केवल न अन्नदाता हैं, बल्कि देश की सीमा पर जो जवान और अफसर तैयार हैं आपकी हिफाजत के लिए, वो दोनों चीज़ पैदा करते हैं। आपके खाने के लिए भी पैदा करते हैं, आपकी सीमा की रक्षा के लिए भी वो किसान, जवान और अफसर पैदा करते हैं। सबसे ज़्यादा किसानों के ही बच्चे देश की सरहद पर वो हैं जिनको आपने इस ठिठुरती कड़कड़ाती ठंड में बदहाल उसमें हाल में डाल रखा है। मेरा कहने का मतलब है कि आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो अपने को प्रधान सेवक कहते हैं, तो कथनी करनी अंतर नहीं होना चाहिए। अगर प्रधान सेवक हैं तो जाकर के किसानों की बात मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, और जो फौरी तौर पर ये कृषि के खेती के काले कानून पास किए हैं उसको तुरंत वापस लेना चाहिए। कौन से कानून तो बताओ। कितने बहुत लोगों ने बजट की बहुत तारीफ की, मेरी समझ में नहीं आता है कि इस बजट में क्या है। न तो किसानों के लिए दिया, न तो अधिकारियों के लिए दिया, न तो मजदूरों के लिए दिया, और किसी के लिए इस बजट में कुछ नहीं दिया। देखिए, अभी मैडम हेमा मालिनी जी बोल रही थी कि जो 33, उसमें भी बहुत कंफ्यूजन है, बहुत फर्जीफिकेशन है। उसमें जो हेल्थ का बजट है, उसमें भी हेल्थ के अलावा और कई चीजें आपने जोड़ रखी हैं। और नहीं, मैं आप ही की तरफ था। और किसी को नहीं दिया, और अपने सेना के लिए भी नहीं दिया। कम से कम उनके लिए तो कुछ कर देते। आपने एमपी फंड ले लिया। आपने ऐसे मुसीबत के वक्त ये जो नया पार्लियामेंट बना के हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, और आपने अधिकारियों के वेतन और हम लोगों के वेतन को काट लिया, और आपने अधिकारियों का एरियर ले लिया। अरे हम तो तैयार हैं, कुछ आप बैठिए। आप देखिए, मुझे और जोर से बोलना पड़ेगा, मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मुझे ज्यादा जोर से न बुलवाइए। तो अरे, मेरा कहने का मतलब है, मुझसे कुछ चाहते हो तो और ले लो, लेकिन जवानों की तो सोचो, उनको कुछ दे दो। देखिए, सच बोल रहा हूं। अच्छा, जहां तक देखिए,
केवल मैं एक लाइनर कहूंगा, जहां तक कोरोना का सवाल है, केवल एक आदमी के गलत निर्णय से हिंदुस्तान की करोड़ों करोड़ों मजदूरों को, गरीबों का जितना दर्द हुआ, उनके पैर में छाले पड़े, कितने मरे, केवल फौरी डिसीजन होने से। अगर जो लॉकडाउन एकाएक किया गया, अगर उनको हफ्ता 10 दिन का समय दिया गया होता और देश के तमाम कोनों में जो मजदूर फंसे हुए थे अपने घर जाने के लिए, तो जब तक ट्रेन चल रही थी, जब तक बस चल रहे थे, जब तक तमाम साधन थे, वो अपने घर पहुंच गए होते। अगर उसके बाद लॉकडाउन किया गया होता तो क्या हर्ज था? ये जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन को उन्होंने रात को सपना आया और दूसरे दिन उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। देखिए एक बात बताएं विदुरी जी, मैं एक बात कहूं, हम सुनते रहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत काम करते हैं, बहुत तेज दिमाग के हैं और 24 घंटे में केवल 3 ही घंटे सोते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सोएं खूब ज़्यादा, जिससे कि स्वस्थ और दिमाग उनका हो, और किसी भी डिसीजन को बहुत सोच समझ के और विचार करके उसके प्रॉस एंड कॉन्स को सोच करके लागू किया करें। इतने तुरंत जल्दी क्या? नहीं, देखिए हम आपको बता दें, देखिए एक एक क्लास पर तो बहस कर लीजिए, लेकिन कम से कम एक चीज, केवल एक पॉइंट ये बताना चाहता हूं, जब आप सुनिए, जब आप एमएस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के हर जगह इतना दावा करते हैं कि चालू था, चालू है, चालू रहेगा, तो उसको अपने कानून में क्यों नहीं ले आए? उसमें क्या हर्जा है उसको? नो कहीं ना एकदम नहीं, यही खराबी है कि आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को आप कानून में नहीं ले आए। आपके दिल में कहीं काला है और आप कोई किसानों के साथ विश्वासघात करना चाहते हैं। कम से कम मेरी इसी बात का जवाब दीजिए। अगर एमएसपी को आप ताल ठोक करके कहते हैं तो आप उसको कानून में आप उसको कानून में ले आइए। अरे आज वृद्धि हुई है, लेकिन आप एक कल की बात है, परसों की बात है, अगले साल की बात है। जिस फरेबी में आप किसानों को डालने जा रहे हैं वो किसान लोग अच्छी तरह से समझते हैं। अच्छा अब देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट की बात आप करते हैं। बहुत मुश्किल से माँ बाप मिलके एक बच्चे को पैदा करते हैं, भरण पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा होते हैं, और अगर वो बीमार हो जाए तो आप उसको बेच देंगे। ये जो आपकी इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, आप बीपीसीएल को और शिपिंग कॉरपोरेशन को, कंटेनर कॉरपोरेशन को, आईडी बैंक को, पवन हंस को, नीलांचल इस्पात को, बीएमएल बेचने जा रहे हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिए। आप जितनी देर टोकोगे उतना समय बढ़ा दूंगा मैं। देखिए सुनिए, सब माननीय अध्यक्ष जी सबको तो बेचने जा रहे हैं, और जो देश की शान महाराजा मूंछ वाला एयर इंडिया, उसको भी बेचने जा रहे हैं। ये बात दूसरी है कि इनको खरीदार नहीं मिल रहा है। अब आप बताइए कि जो खरीदेगा वो तो उसको अच्छा चला लेगा, तो आप क्यों नहीं उसे अच्छा चला सकते? आप बहुत दिमागदार हैं, आप बहुत कारीगर हैं, आप बहुत कलाकार हैं, आप बहुत तेज काम करने वाले हैं, तो क्यों बेच रहे हैं उसको? अगर वो रुग्ण है, बीमार है, सिक यूनिट्स हैं, तो आप उसको चलाइए। आप बेच क्यों रहे हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। और जो भी आप बेच रहे हैं रोज, अगर एयर इंडिया को आज 50,000 डिक्लेयर करते हैं तो 2 महीने में 40,000 कर देते हैं, उसके 1 महीने बाद 30,000 कर देते हैं। क्या ये देश का घाटा नहीं है? आप ये सब मेहरबानी करके, ये डिसइन्वेस्टमेंट करके अपने देश की जो थाती है उसको बेचिए ना, और उसको अच्छी तरह से चलाइए। और देखिए अंत में अब देखिए
इस तरह से हमारी सम्मानी बहन जी के प्रति कहेंगे तो मैं कुछ और कह दूंगा तो आपको बहुत खराब लगेगा। कृपा करके इस तरह की इस तरह की बात न करिए। अच्छा, अंत में मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में तमाम रेलगाड़ियां चलती हैं, उसमें से कुछ बंद कर दी गई। मैं रेल मंत्री जी तो नहीं हैं, मैं उनसे यहाँ नहीं हैं, कहीं छिपे हुए होंगे, तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जो गाड़ियां बंद की गई हैं उसको चलवाएं। कुछ स्टॉपेज हमारे कहने पर उन्होंने वादा किया था, उसको भी करें। और जौनपुर शहर ट्रैफिक से बहुत परेशान है। तमाम हर तरह फ्लाईओवर उसको बनना है, कहीं बन रहा है, कहीं रुक गया है। उसको फ्लाईओवर को बनवाया जाए। एक मेडिकल कॉलेज उस समय की उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाना शुरू किया था, जिसको वर्तमान सरकार ने बंद कर रखा है, उसको भी मेडिकल कॉलेज को पूरा किया जाए। सेंट्रल स्कूल खोलने की बात चल रही है, तो मेरे भी जौनपुर जनपद में एक सेंट्रल स्कूल और एक चीनी मिल की स्थापना की जाए। और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बहुत दिन से मेरे मन में एक बात थी कि हिंदुस्तान की फौज में यादव अहीर लोगों की संख्या अधिकारियों में और जवानों में बहुत ज़्यादा है। बहुत दिन से हमारी मांग चल रही है कि एक अहीर रेजिमेंट की स्थापना की जाए। और अहीरों ने चाहे रेजांगला हो, चाहे 65 का वार हो, चाहे 71 का वार हो, बहुत अपनी बहादुरी और बहुत शौर्य दिखाया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि एक अहीर रेजिमेंट की स्थापना किया जाना बहुत आवश्यक है। और मैं अब बहुत संक्षेप में अपनी बात को ख़त्म करते हुए ये कहना चाहता हूं अंत में। अरे भाई बताएंगे, सब लिख के दिया है, सब लिख करके दिया है। देखिए, सुन लो भाई विधोड़ी जी, बुलंदियों पर पहुंचकर कभी गरूर मत करना, बुलंदियों पर पहुंचकर कभी गुरूर मत करना, अभी तुम्हारे सफर की ढलान बाकी है। हाँ, अभी तुम्हारे सफर की ढलान बाकी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।